सर मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग था, है भी। बेसिकली मैं एक्टर हूँ। गारंटी के साथ कहता हूँ, इतने सिंपल भाषा में उस चैनल पे मैं डेयरी कैसे शुरू करें और शेड का देखिए इस फील्ड में, क्योंकि सर आप चाहें तो इसमें गोबर से बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं कि गोबर की लकड़ी का बहुत ज़्यादा सर्कल में क्या होता है। और हम गलती कहाँ करते हैं कि जैसे हमारे पास 20 लीटर की गाय हम दो लाए, हमारे पास 40 लीटर दूध। अगर आप इधर उधर करके काम कर रहे हैं तो गाय आपको लेना पड़ेगा, आपको गाय ब्रीड की तैयार हो गई। अब यहाँ अगर हम ब्रीडिंग पे चूक गए तो 10 बछड़ियाँ जो आप रखेंगे ना, वो भेड़ बकरी बोलते हैं। आप बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन इसका आप पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो कोई मतलब 1500 में अपने घर पे मैं ट्रीटमेंट ना कर लूँ। तो ऐसे थनैला हो गया, खाना नहीं खा रही हैं, सर्रा हो गया। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं बनारस में और आज मिलवाएंगे एक एक्टर से जो कि मुंबई में एक्टिंग का काम करते थे और एक्टिंग का काम छोड़ के कोरोना ने बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज कर दिया, कार्यशैली चेंज कर दिया, दिशा चेंज कर दिया और रहन सहन चेंज कर दिया। तो आप एक्टिंग के साथ कैसे परिवर्तन करके डेयरी फार्मिंग में आए और डेयरी फार्मिंग में एक ऐसा मुकाम हासिल करते जा रहे हैं, एक एक दिन एक नई नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। इनके जर्नी के बारे में जानेंगे। कितनी गायों से इन्होंने स्टार्ट किया था, आज किस लेवल पे हैं, कहाँ दूध बेचते हैं, किस रेट में दूध बेचते हैं और लोगों के प्रति इनका कितना विश्वास है। क्योंकि आप लोग जानते हैं अक्सर करके लोग जो है मिलावट करते हैं दूध में, पानी का, पाउडर का, लेकिन लोगों का एक इतना विश्वास जम चुका है। इन्होंने शुद्धता की एक मिसाल कायम की है, जिससे कि उनके विश्वास को इन्होंने जीता है। इनके जर्नी के बारे में जानेंगे और इन्होंने कुछ एक बफेलो से एक भैंस लाए थे, भैंस पे भी ब्रीडिंग का काम किया है, उसके बच्चों को भी हम दिखाएंगे। ये वीडियो हमने 3 पार्ट्स में बनाया है मित्रों, और एक एक पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई का एक चैनल भी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे उस पर भी सब्सक्राइब करिए। इंटरटेनमेंट का एक यूनिक तरीका है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल में आइकन है, घंटी है, उसको दबाना ना भूले, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पे डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए आपके जर्नी के बारे में जानते हैं और आपके इस यात्रा के बारे में जानते हैं लोग। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार दीक्षित, ग्राम पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कब से सर ये डेयरी फार्मिंग का काम आप कर रहे हैं? सर ये मेरा अभी तीसरा साल कंप्लीट होने जा रहा है। शिक्षा दीक्षा पढ़ाई के बाद क्या आप डायरेक्ट डेयरी फार्मिंग में आ गए या फिर इसके पहले कुछ और कर रहे थे सर? सर मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग था, है भी। बेसिकली मैं एक्टर हूँ। जी जी जी, मैंने झांसी की रानी सीरियल किया है, महाराणा प्रताप किया है, और मेरा एक कॉमेडी चैनल भी है। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ जी। आपकी तरह। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का वीडियो उस पर आता है, और चैनल का नाम प्लीज अपना बता दें। सर आपने पहली बार बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। जी वैसे तो मैं कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, जी जी बट 3 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस था डेयरी का, जी तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक अपना डेयरी फार्म का चैनल बनाया है, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। जी। और इस चैनल को बनाने का सर मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि इन 3 सालों में जो गलतियां मैंने की वो हमारे नए पशुपालक भाई ना करें। जी जी। ठीक है, क्योंकि मैं तो किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर गया। मान लीजिए जिसके पास वो स्थिति ठीक नहीं है वो क्या करेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बता रहा हूँ सर ना कि उस चैनल पे जो मुख्य चीज़ें मैं आपको अपने पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा। जी। और प्लीज़ इसको केवल चैनल ही ना समझिए, अगर आप डेयरी खोलने के लिए थोड़ा भी इच्छुक हैं तो आप प्लीज़ हमारे उस चैनल पे ज़रूर जाइएगा। मैं फिर से चैनल का नाम लेता हूँ, संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। उसमें मुख्य बातें सर मैं जो बताना चाहूँगा जी। कि पहला कि अगर हमारे पास वर्कर नहीं है तो हम डेयरी को के काम को 75% कम कैसे कर सकते हैं। जी। जैसे मान के चलिए कि आपको गोबर उठाना है, आपके पास 30 जानवर हैं, जी। तो हम एक गमेला लेते हैं, फिर उसको उठाते हैं, उसमें तो हमारा 1 घंटा चला गया। उस 1 घंटे को हम विदिन 10 मिनट में कैसे उसको सिमट सकते हैं काम को। दूसरा, हम चारा डाल रहे हैं, हम जैसे हमारे यूपी में 2 बाल्टी पानी डालते हैं, फिर भूसा डालते हैं, खरी डालते हैं। आज आप सर यकीन करेंगे, ये हमारा कम से कम 40-45 जानवर हमारे पास हैं, और इनको चारा मात्र 15 से 16वां मिनट नहीं लगता। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया। अब ये समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, कि स्टार्टिंग में आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करना हो। जी जी। तो अपने किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल को बनाया है, और उस पर A to Z, और मैं आपको सर गारंटी के साथ कहता हूँ
इतने सिंपल भाषा में उस चैनल पे मैं डेयरी कैसे शुरू करें और शेड का निर्माण कैसे करें, गायों का रख रखाव कैसे हो, दूध की मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, इतनी सिंपल विधि मैं उसमें अपने पशुपालक भाइयों से डिस्कस करूँगा कि उनको किसी भी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसलिए एक चैनल के नाते नहीं, अगर आपको कुछ सीखना है डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड तो आप उस चैनल पे ज़रूर जाएं। अभी मैं भी शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ, विद इन 10-15 दिनों में मैं स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग वीडियोज़ पे स्टार्ट करूँगा। मुद्दे पे आते हैं सर। जी सर। एक एक्टर का जीवन बड़ा ही अलग होता है जी जी जी। और इस डेयरी फार्मिंग लाइफ से और एक्टर की लाइफ से कोई दूर दूर तक कहीं रिश्ता ही नहीं है। तो एक्टिंग का काम कहाँ करते थे आप? सर मैं ज़्यादातर मुंबई रहा हूँ। मुंबई में आप काम करते जी थे? जी, मेरा मुंबई में घर भी है जी और मैं ज़्यादातर बोलता रहा हूँ 2-3 सालों से मैं अभी यहाँ बनारस में आया। कोविड के बाद जब हम यहाँ आए सर ना, तो आप देखे होंगे कि कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, जी जी बहुत सारे लोगों का बिजनेस चौपट हो गया। तो हम लोग जब यहाँ पे आए कोविड में तो हम लोगों ने कुछ स्टार्टअप का प्लान किया। तो बहुत सारे बिजनेस ध्यान में चल रहे थे, बट बचपन से जानवरों से के प्रति बहुत लगाव था। तो एक चीज़ जो मुझे क्लिक किया सर, जो हमारे पशुपालक भाई बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें मेहनत नहीं है, या कौन सा ऐसा जॉब नहीं है जिसमें मेहनत ना हो। आप क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि डेयरी यार बहुत मेहनत है, आप बताइए कौन सा बिजनेस में मेहनत नहीं है। आप 8 घंटे की अगर 8 घंटे की अगर ड्यूटी कर रहे हैं, 12 घंटे की तो अलग है, तो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो 8 घंटे का ड्यूटी प्लस 1-1.5 घंटे जाना आना, फिर थोड़ा ओवर टाइम करना, आपका हो गया 16-17 घंटे। ठीक, तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से हमको समझना होगा। तो जो डेयरी सेक्टर जो सर हमने इसको इसलिए चुना, मैं आपको बताऊं कि कोविड में मैंने देखा सर, मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, कोलकाता से लेके, बनारस से लेके, कि सारी गाड़ियाँ रोक दी गई। प्लस डेयरी एक ऐसी गाड़ी थी जिसको बहुत सम्मान से लोग विदा कर रहे थे, पुलिस वाले। मतलब सर ये अनंत काल ब्रह्मांड में सब प्रलय भी आ जाएगा तो भी ये धंधा ठप नहीं होने वाला है। बस इसमें एक फॉर्मुलेशन है कि बहुत लोग कहते हैं कि डेयरी में 90% पशुपालक फेल हो जाते हैं, तो वाकई में फेल हो जाते हैं। और सर फेल होने का मुख्य कारण है मैनेजमेंट, जो कि मैं बहुत विस्तार से अपने चैनल पे बताऊंगा। तो आप बता रहे हैं, हम आपसे बता रहे हैं सर, स्टार्टिंग में जब हम डेयरी स्टार्ट किए थे तो हमको डेयरी का डी भी नहीं पता था, कैसे गोबर उठाते हैं, दूध का मार्केटिंग कैसे करते हैं। बस ये था कि भैया गाय खरीद लिया और मिल्किंग कर लिया और मिल्किंग करने के बाद दूध बेच लिया। तो अब यूँ समझें कि 2.5 साल के बाद हमको डेयरी समझ में आई। और सर आपको बता रहे हैं कि 2.5-3 साल के बाद प्रभु का करिश्मा कहिए या फिर अपना मेहनत करिए, हमारी बनारस की सबसे बड़ी डेयरी बन के तैयार हो गई है। प्रेरणा कहाँ से मिली सर? क्योंकि एक एक्टर का लाइफ अलग होता है जी और कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई होगी जो आपको मोटिवेट की होगी, जी तभी आप इस सेक्टर में आए। सर, कहाँ आपने देखा इस चीज़ के बारे में? क्योंकि दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है एक्टिंग और डेयरी लाइन वाली लाइफ से। जी तो कहाँ से मोटिवेट हुए और किसने प्रेरणा दिया जो कि आपकी गोबर वाले धंधे में आ गए? सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक बात और मैं बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको जानवरों से प्रेम नहीं है, मैं आपको लिखित तौर पे दे सकता हूँ, आप कभी डेयरी में सक्सेस नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते सर। तो हमारा, जैसे आपने बोला कि मोटिवेशन का, तो फर्स्ट प्रेरणा तो सर मुझे जानवरों से बहुत लगाव था शुरू से ही। जी जी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी इस फील्ड में, क्योंकि सर आप चाहें तो इसमें गोबर से बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं कि गोबर की लकड़ी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको फ्री में गौ माता रॉ मटेरियल दे रही हैं, आपको एक पैसे नहीं देने हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप कैसे मार्केट बना सकते हैं, इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप थोड़े से भी जागरूक हैं तो आप डेयरी किए हैं, आप घर पे एक पशु आहार का दुकान डाल सकते हैं। मेरे पशुपालक भाइयों बहुत ध्यान से समझिएगा, डेयरी तो हम कर ही रहे हैं, राशन हमको रोज़ खिलाना है गायों को, तो क्यों ना हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, मैं इस पे भी आपको बताऊंगा कि खरी का आपको बिज़नेस कैसे करना है, पशु आहार का बिज़नेस कैसे करना है। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि भाई एक तो हमारा सोर्स डेयरी हो गया, दूसरा सोर्स ये हो गया कि भाई हम अपना पशु आहार खिला रहे हैं गायों को, तो 25-50 हज़ार का हम करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, एक डेयरी हमको कितनी सारी बिजनेस करके दे रही है सर,
तो अगर हम करना चाहें तो हमको डेयरी को केवल डेयरी ही ना देखें कि हमने दूध का मिल्क का प्रोडक्शन कर दिया। मेन इसमें हम एक डेयरी से कई शाखाएँ, कई हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही प्रेरणा है सर, प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है गौ माता से। शुरू में सर जब आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की जी सर। तो गायों की ज़रूरत हुई होगी, जी और आपने बताया कि इस डेयरी फार्म का डी भी हमको पता नहीं था। जी तो कहाँ से गाय खरीदा आपने? और बहुत से हमारे ऐसे युवा पशुपालक जो मोटिवेट होके यूट्यूब से या अन्य जी डेयरियों जी को जी देखकर जी इस सेक्टर में आते हैं, जी लेकिन वो जब गाय खरीदने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठग जाते हैं, ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो आपके साथ क्या घटना हुई, थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए, और किस तरह से आपने गायों को खरीदा, कहाँ से खरीदा? सर, भगवान ना करे जो हमारे साथ ठगी हुई और किसी के साथ हो। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि मैं स्पेशली अपने पशुपालक भाइयों के लिए अपना चैनल क्रिएट किया हूँ, जिसका नाम संदीप दीक्षित डेयरी फार्म है। जी जी उसमें सर मैं बता रहा हूँ ना कि अभी अगर मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था 7 से 8 लाख रुपए की गाय सर हम लॉस में गए हैं। जी कहने का मतलब कि हम गाय जब 70,000, 80,000, 90,000 की गाय खरीद रहे हैं, और व्यापारियों को बहुत तरीका होता है बात करने का, जी है ना, वो इस तरीके से बोले, जबकि वास्तविकता ये है कि जैसे 20 लीटर का लोग नाम लेते हैं जी तो 100, 200, 500 जानवरों में एक जानवर होती है 20 लीटर। तो आप व्यापारियों के पास जाइएगा ना, उनकी हर गाय 20 प्लस देती हैं। जी तो ये हमको पहली बात समझना होगा कि हम गाय 50,000 में नहीं खरीदेंगे, हम गाय 60,000, 70,000, 80,000, ज़रूरत पड़ी तो 90,000, 1 लाख तक। लेकिन भाई अगर आप 25 लीटर बोल रहे हो तो 25 लीटर आप मिल्किंग करके दो, मैं 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दूंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ठगा गया हूँ और बहुत लोगों ने लूटा है। एक गाय में 90,000 का खरीद के लाया था और 28 लीटर दूध बता रहा था व्यापारी। जी वो गाय सर हमारे यहाँ 12 लीटर दूध दी। तो कहने का मतलब अगर ये छोटी छोटी हमारी बचत होगी तो हम कुछ और काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल मेरे कहने का केवल ये मतलब है कि आप जब भी गाय खरीदें तो बहुत सोच विचार कर और क्वालिटी वाली गाय खरीदें, और 20 लीटर से कम की गाय तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप खरीदें। शुरू में सर जब आप गाय लेके आए होंगे, जी बिल्कुल नए थे, कोई जानकारी नहीं थी, जी जी परेशानियां भी आई होंगी, बीमारियां आई होंगी, बहुत बहुत थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए सर, डेयरी 3 साल का सर्कल होता है। जब हम डेयरी खोले थे तो बहुत सारे विजिट करने लोग आते थे, 2-3 एक्सपर्ट भी आए, जी तो बार बार कहते थे कि डेयरी 3 साल का सर्कल होता है। ये समझने में मुझे 3 साल लग गए जी जी कि डेयरी 3 साल का सर्कल क्यों होता है। और प्लीज़ आप लोग एक एक शब्द को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि हम फेल कहाँ होते हैं। डेयरी फेल होने का मुख्य रीज़न क्या होता है कि जैसे हमने 4 गाय लिया या 2 गाय लिया, 3 साल का मैं सर्कल समझा रहा हूँ आपको, और बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो 3 साल के सर्कल में क्या होता है, और हम गलती कहाँ करते हैं कि जैसे हमारे पास 20 लीटर की गाय हम 2 लाए, हमारे पास 40 लीटर दूध हो गया, और उस दूध को हमने बेचा और हमारे पास पैसे आ गए और हम खुश हो गए। अब सबसे बड़ी जो मिस्टेक होता है ना, हम यहाँ फर्स्ट स्टेज में शुरू कर देते हैं। जी जी अब हम क्या करते हैं कि उस पैसे को हम इधर उधर खर्च कर देते हैं। हमको उसको खर्च नहीं करना। आपको मान के चलिए कि 3 साल हमको केवल और केवल हम अपने डेयरी में हम लेबर का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जी अब 3 साल के सर्कल में ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि 2 गाय आपकी हैं, तो एक गाय ने बछड़ी दे दी, जी एक बछड़ा दे दी, एक बछड़ी दे दी, या 4 गाय लाए हैं तो 3 बछड़ा दे दिया, एक तो बछड़ी देगी। तो आपको उसमें क्या करना है सर कि जो बछड़ी है, आप शुरू में आप जो आप दूध का जो सेलिंग है, भले 5 लीटर कम कीजिए, लेकिन वो 5 लीटर सर ना, आप लालच मत करिए दूध का, आंख बंद करके उस बछड़ी को आप पिला दीजिए। जी ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूँ, सब कोई बताएगा भी नहीं। जी जी तो 3 साल का सर्कल मैं आपको समझाता हूँ सर। अब होता क्या है कि मान के चलिए कि जो बछड़ी हम तैयार कर रहे हैं 3 साल में, समझ रहे हैं, जी जी वो बछड़ी अगर मान लीजिए हम 5 लीटर 6 लीटर दूध पिला रहे हैं, 20-21 दिन के बाद जब वो चारा खा रही है, तो हम जागरूक हो के हम पता करें कि इनका फीड फार्मूलेशन क्या होता है। एक बछड़ी को अगर हमको 9 महीने में गाभिन करवाना है, 10 महीने में गाभिन करवाना है, तो उसका फीड फार्मूलेशन क्या होना चाहिए। और उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आपको लोन लेना है ले लीजिए, कर्ज लेना है ले लीजिए, एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। 3 साल केवल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो आपके साथ चमत्कार होगा ना, आप सोच नहीं सकते यार कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जी जी तो 3 साल भैया आपको झेलना होगा। अब आपके पास कई सारी चुनौतियाँ आएंगी, आपको उसमें परिवार भी चलाना है, आपको उसमें गायों को भी मैनेज करना है। तो प्लीज़ आप 3 साल दुख झेल लीजिए मेरे कहने से। तो जो 1-2 बछड़ियाँ आपकी हैं, अब सोचिए कि एक बछड़ी हमारी 2 साल में गाभिन हो रही है,
और एक बछड़ी हमारी 9 महीने में गाभिन हो रही है। आप सोचिए सर कि आप 1 साल का केवल अगर 1 केजी राशन प्रतिदिन दे रहे हैं सुबह शाम मिला के, तो आप 1 साल का आप राशन का खर्चा आपका बचा। दूसरा कि 9 महीने में अगर आप इधर उधर करके काम कर रहे हैं तो गाय आपको लेना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा आपको गाय। तो जो हम 60-70 हज़ार फिर से गाय खरीदेंगे, वो 60-70 हज़ार हमारे यहाँ घर पे गौ माता ने दे दिया, वो ब्रीड हमारी तैयार हो गई। समझ रहे हैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कितना बड़ा मतलब ये टर्निंग पॉइंट हो जाता है। अब आपकी बछड़ी घर की तैयार हो गई। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आप अपने आसपास पशुपालक भाई हैं उनसे जुड़िए और ये पता करिए कि इम्पोर्टेड सीमन जैसे एबीएस का हो गया, ये डे 1 से अगर आप करेंगे भाई साहब ना, आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे डेयरी में। तो आपके पास सीमन नहीं है तो आप पशुपालकों के पास जाइए। आपके पास अगर बजट है तो एक कंटेनर ले लीजिए, भले हमको 600-800 का गैस भरवाना होगा भरवा लेंगे, हम एक ही सीमन डलवाऊंगा महीने में, जाएगा वेस्टेज पैसा जाएगा। लेकिन अब जो मैं ब्रीड तैयार करूंगा अपने आँखों के सामने, अपनी ब्रीड तैयार करूंगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि अब चलिए आपने 1 साल पार कर लिया, 1 साल के बाद 9 महीने के बाद मान लीजिए आपकी बछड़ी बच्चा दी, 18 महीना हो गया। अब क्या होगा, उस बीच में आप 1-2 गाय और लाएंगे। अब आपने यहाँ ब्रीड पे काम चालू कर दिया, आपने ब्रीड पे काम चालू कर दिया। अब यहाँ ब्रीड से अगर आप चूकेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं 3 साल के बाद आज मैं कंटेनर लिया हूँ। अब मैं सोचता हूँ यार कि काश मैं डे 1 से अगर कंटेनर ले लिया होता, या हमारे पास कंटेनर नहीं भी था तो हम किसी से संपर्क करके किसी डॉक्टर से इम्पोर्टेड सीमन का हम अगर यूज़ किए होते तो आज हमारी डेयरी में जो इतनी भीड़ आपको दिख रही है। अब जैसे अभी हम क्या करने वाले हैं कि जितनी आप गाय देख रहे हैं 20 गाय यहाँ से निकालनी है। गाय सब अच्छी हैं लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है इस ब्रीड का। अब हमारे पास जितनी बछड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, सब इम्पोर्टेड सीमन की बछड़ियाँ हैं। सबका टैग नंबर पता है मुझे, इसके दादा दादी नाना नानी माँ बाप सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। अब हमको पता है कि जैसे ये वाइट वाली बछड़ी है, अब हमको पता है कि ये मिनिमम 25 लीटर दूध देगी। ब्रीडिंग का ये मतलब होता है। किस बुल का है सर? सर ये हमारा ये बायफ के अंगराज बुल की बछड़ी है। अंगराज। ठीक है। तो अब हम आश्वस्त हैं कि हमारी ये बछड़ी 25 लीटर दूध देगी। तो ब्रीडिंग का ये फैक्टर होता है। अब हम 2 साल पार कर गए। अब तीसरा साल आते आते सर ना हमारे पास कम से कम 10 बछड़ियाँ डेयरी पे। अब समझिएगा 3 साल का सर्कल, 10 बछड़ी हमारे घर की ब्रीड की तैयार हो गई। अब यहाँ अगर हम ब्रीडिंग पे चूक गए तो 10 बछड़ियाँ जो आप रखेंगे ना, वो भेड़ बकरी बोलते हैं ना, आपको लॉस देंगी। क्योंकि आपको मेहनत उतना करना है, पालना उतना है सब, लेकिन फिर आप पाल भी लिए, तैयार भी हो गई, फिर भी आपको पता नहीं कौन से बुल की बछड़ी है, कितना कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम शुरू में ही अगर ब्रीड पे काम कर दिए होते तो आज हम भले 3 साल थोड़ा स्ट्रगल किए, लेकिन आज 10 बछड़ियाँ हमारी कम से कम लगभग 10 लाख की ब्रीड हमारे यहाँ होती। तो अब सर यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारी 10 गायें तैयार हो गई तो अब हमारा गाय खरीदने का झंझट खत्म। अब ये जो 10 गायें हैं हमारे ब्रीड की, हमारे घर की गायें। अब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है सर। जो बोलते हैं ना कि यहाँ से जब आदमी ये रॉकेट की तरह जो यूँ भागता है, अब यहाँ से आपके पास 10 बछड़ियाँ जब ब्रीड के तैयार होंगी तो अगर एक बछड़ी आपकी अगर 20 लीटर 25 लीटर भी दूध दे रही है तो आपका प्रोडक्शन 50-60 लीटर से 3 साल के आपका स्ट्रगल तो जरूर हुआ, डायरेक्ट आप जंप कर किए कितना 2 कुंटल दूध पे। अब जब 2 कुंटल आपके पास होगा तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट क्या होता है। और उसमें भी सर एक चीज़ और, बीच बीच में जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जैसे आप और जैसे आपने बीमारी का नाम लिया, अब बीमारी में जैसे हम लोग क्या करते थे शुरू में कि थनैला हो गया, घबरा जाना, ये यूज ना करना, दिमाग का यूज, डॉक्टर साहब थनैला हो गया है, ठीक है। अब डॉक्टर साहब आए 1000-2000 लेके चले गए। बुखार हो गया, डॉक्टर साहब बुखार हो गया, गाय खाना नहीं खा रही है, डॉक्टर साहब खाना नहीं, डॉक्टर साहब आए 1000-2000 लेके चले गए। तो ये एकदम कमर तोड़ के रख देता है सर। अब हमको यहाँ क्या करना है, आप भगवान से प्रे करिए कि भगवान छोटी छोटी बीमारियाँ ठीक हो जाएं लेकिन हमारे फॉर्म पे आएँ। आप हर रोज़ भगवान से प्रे करिए कि प्रभु हमारे फॉर्म पे छोटी छोटी बीमारियाँ आएँ। अब जैसे मान लीजिए आपके किसी गाय को थनैला हो गया, तो अब हमारे नए पशुपालक भाई क्या करें, सब बताऊंगा डिटेल में आपको अपने चैनल पे। आप बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन इसको आप पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप चैनल छोड़ के हट जाइए, लेकिन देखिए आपको पूरा। तो अब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ थनैला आया तो हम क्या करें कि पहली थनैला कोई पहली बीमारी पहले आई तो आप एक रजिस्टर बुक बना लीजिए भैया। तो गाय खाना नहीं खा रही है, ठीक, उसको आप लिखिए। अब आप अपने डॉक्टर से
अपने डेयरी फार्मर से कम 5-6 वैरायटी जो मेन दवा की होती है उसको मार्किंग करिए, समझ रहे हैं, और वो अपने पास ला के रख दीजिए। अब आपके पास 10 जानवरों में अगर दूसरा केस कभी होता है तो आपको पता रहेगा कि इस बीमारी में ये दवा दिया जाता है। दूसरा रोग अगर आपके यहाँ थैनेला आ गया तो तुरंत अपने रजिस्टर में थैनेला, अब थैनेला में आप रिसर्च करिए कि थैनेला में हमको स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट क्या करना होता है। हाँ, और जल्द से जल्द आप इंजेक्शन मारना तो सिंपल प्रोसेस होता है, सीख लीजिए, बहुत आपको काम देगा। कि कुछ दवाएं आप अपने घर पे रखेंगे, ऐसा कुछ हुआ तो हमको दवा का आइडिया पता है क्या देना है, आपने उसका ट्रीटमेंट कर लिया। अच्छा थैनेला है, थैनेला हुआ, अब उसको हेडलाइन उसका लिख लीजिए कि थैनेला में क्या देते हैं। आप उसको एक बार थैनेला अब जब आप सही करेंगे तो 2 रोग का आपको आराम से नॉलेज हो गया। जो आपको 10 बार थैनेला होगा, 10 बार डॉक्टर बुलाएंगे, 2,000 रुपया भी देंगे तो 10-10 20,000 रुपया तो ऐसे चला गया। तो वैसे मैं 1,500 में अपने घर पे मैं ट्रीटमेंट ना कर लूँ। तो ऐसे थैनेला हो गया, खाना नहीं खा रही हैं, सर्रा हो गया, तमाम प्रकार के जो रोग हैं आते जाएं, आप मार्क करते जाएं, उसका दवा का नाम लिखते जाएं, ताकि हुआ आप फटाक से मेडिकल स्टोर पे गए, दवा लिए, ट्रीटमेंट किए। ये बहुत टेक्निकल सर बता रहा हूँ कि आज ये सब मुझे करना पड़ रहा है 3 साल के बाद। इतना रुपया ले गए सर डॉक्टर, आपसे बता रहा हूँ। परसों एक डॉक्टर आए थे, एक अजीब वो गरीब बीमारी हुई थी, उसके बारे में कोई आइडिया था नहीं मुझे। अब वो आए 3,000 रुपये लेके चले गए, 2,000 रुपये लेके चले गए। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप रोगों को आप मार करते जाइए, उसका दवा का नाम आप करते करते क्या होगा कि एक समय आपको पूरा एकदम नाम आपको याद रहेगा कि हाँ ये दवा हुआ, ये बीमारी हुई, फटाक से ये दवा ट्रीटमेंट कर दो। तो सर ये मेन जो था मुद्दा डेयरी का, ये मैंने आपको भी बताया।